यूपी बोर्ड परीक्षा क्लास 12 जीव विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर के आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अनुवांशिकी शब्द, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा सी, बेटसन ने किया था। आपको बता दें कि अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन ने सन 1905 में किया था, 1905 में। लेकिन ऑस्ट्रिया के पादरी ग्रेगर जान मेंडल ने अनुवांशिकी की नींव डाली थी, अनुवांशिकी की नींव डाली थी। फिर दूसरा है, जब दो पारतंत्र एक दूसरे की सीमा को काटते हैं तो निर्मित भाग कहलाता है आवासीय, निकेत, इकोटॉन, इकोटाइप। क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, इकोटॉन कहलाता है। जब दो पारतंत्र एक दूसरे की सीमा को काटते हैं तो निर्मित भाग इकोटॉन कहलाता है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज है? इनमें से कौन सा एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है, बताना है। तो देखिए इसमें से जो हिंद सेकंड है ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है, और ये पहला खोजा गया प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है, पहला खोजा गया। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक नहीं है? नहीं को जरूर ध्यान देंगे। जैव उर्वरक नहीं है तो राइजोबियम है, नॉस्टाक है, कवक मूल भी है। यहां पर जो एग्रोबैक्टीरियम है यह एक रोगजनक होता है, रोगजनक है, पैथोजेंस होता है। ये जैव उर्वरक नहीं है, रोगजनक है या पैथोजन होता है। फिर 2 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 2 नंबर का पहला है, लैमार्कवाद का प्रायोगिक खंडन किस वैज्ञानिक ने किया था? प्रायोगिक खंडन किस वैज्ञानिक ने किया था, बताना है। तो आपको बता दें, अगस्त बीजमान ने किया था। अगस्त बीजमान ने चूहों की पूंछ काटकर किया था, चूहों की पूंछ काटकर यह सिद्ध किया था कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती है। जो अगस्त बीजमान थे इन्होंने इनके प्रायोगिक खंडन, लैमार्कवाद का प्रायोगिक खंडन किया था। और इन्होंने कैसे किया था? तो चूहों की पूंछ काटकर यह सिद्ध किया था कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती है। फिर अगला है, जैव विविधता से क्या तात्पर्य है? जैव विविधता से यानी बायोडायवर्सिटी से क्या तात्पर्य है? तो बता दें, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्नता और बहुलता को जैव विविधता कहते हैं, जैव विविधता कहा जाता है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों, तो जीवों में चाहे वो पौधा हो, चाहे जंतु हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, वो सभी जीव आ जाएंगे, पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव। तो उनकी विभिन्नता और बहुलता को ही जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। अगर आप लोग जैव विविधता पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पूरा चैप्टर अपलोडेड है, बल्कि क्लास 12 का फुल सिलेबस अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाद हेतु उत्तरदायी किन्हीं 2 कवकों के नाम लिखिए। दाद जो पैदा करते हैं उनमें से किन्हीं 2 कवकों के नाम लिखना है। तो एक तो हो जाएगा माइक्रोस्पोरम, जब मैंने दाद को पढ़ाया था तो आपको बताया था, और एक हो जाएगा ट्राइकोफाइटान। ये 2 ऐसे कवक हैं जो दाद उत्पन्न करते हैं, दाद, माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटान नामक कवक। फिर अगला है, जीएमओ क्या है? तो जी फॉर जेनेटिकली, एम फॉर मॉडिफाइड और ओ फॉर ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ये होता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, यानी कि ऐसे जीव
ऐसे जीव जिनके जीन में कृत्रिम रूप से बदलाव किया गया है, बदलाव किया गया हो। मतलब जैसे कोई दो जीव हैं, इसके डीएनए को निकाल लिया, इसके डीएनए को निकाल लिया, एक तीसरा डीएनए बनाया और फिर इस डीएनए को इस जीव में डाल दिया, तो ऐसा जीव ये हो गया जिसके जीन में कृत्रिम रूप से बदलाव किया गया है, वांछित जीन को डाला गया है, तो उसे ही इसी जीव को क्या कहेंगे, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव कहेंगे या जीएमओ कहेंगे। फिर अगला है प्रसव हेतु संकेत कहां से उत्पन्न होते हैं। प्रसव के लिए संकेत कहां से उत्पन्न होते हैं, तो आपको बता दें जो फीटस होता है, फीटस और अपरा यानी प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं। आपको बता दें प्रसव के संकेत पूर्ण विकसित गर्भ यानी जिसको फीटस कहते हैं, पूर्ण विकसित गर्भ को क्या कहा जाता है, फीटस, और अपरा यानी प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं जो गर्भाशय में हल्का संकुचन पैदा करते हैं, हल्का सा संकुचन पैदा करते हैं। फिर देखिए जो 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये भी इसमें भी 5 खंड होते हैं और 2-2 नंबर का होता है। तो पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणुधानी की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। पुष्पी जो पादप होते हैं उसमें गुरु बीजाणुधानी यानी कि मेगास्पोरेंजियम की संरचना का सचित्र वर्णन करना है, तो उसके विभिन्न भागों को बताना है। तो इस तरह से आपको बनाना है, देखिए ये इस तरह से, तो हमने इसको बनाना बढ़िया से बताया हुआ है। यहां पर भ्रूणकोश के अंदर अंड कोशिका, सहायक कोशिकाएं, द्विध्रुवी कोशिकाएं सब बनाना बताया हुआ है। आप लोग जाकर के सर्च कीजिए गुरु बीजाणुधानी की संरचना अथवा बीजांड की संरचना, आ जाएगा, देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। फिर अगला है आरआरएनए तकनीक में प्रयुक्त प्रमुख 4 चरणों के नाम लिखिए। आरआरएनए तकनीक में प्रयुक्त 4 चरणों के नाम बताना है। तो देखिए इसमें आप पहला बता दीजिए कि डीएनए का पृथक्करण होगा, ये पहला हो जाएगा। दूसरा बता दीजिए कि आणविक कैंची के द्वारा डीएनए काटा जाएगा या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा डीएनए को कट किया जाएगा। फिर तीसरा हो जाएगा इच्छित डीएनए खंड का चयन हो जाएगा तीसरे वाले में। और चौथे वाले में बता दीजिए वाहक या वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ा जाएगा उसको, और फिर पादप कोशिका में स्थानांतरण हो जाएगा। इस तरह से ये आरएनए तकनीक में प्रयुक्त प्रमुख चरणों के नाम हो जाएंगे। फिर अगला है शराब के सेवन से दुष्प्रभाव। तो दुष्प्रभाव क्या होगा, लीवर सिरोसिस हो जाएगा, लीवर सिरोसिस हो जाएगा, यानी जो आपके यकृत है उसकी बीमारी हो जाएगी। सिरोसिस होने के बाद कैंसर भी हो सकता है। और तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा। और इसी के साथ आप बता दीजिए कि मानसिक तनाव होगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा। और इसी के साथ आप बता दीजिए कि सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि होगी। तो ये शराब के सेवन से होगा। फिर अगला है वनोन्मूलन क्या होता है, इसके दुष्प्रभाव लिखिए। तो वनों को काटना वनोन्मूलन कहलाता है। वनों को काटकर साफ करना, सफाई करना ही क्या कहलाता है, वनोन्मूलन कहलाता है। और कहा गया इसके दुष्प्रभाव, तो अगर हम वन को काट देंगे तो मिट्टी का कटाव होने लगेगा, मिट्टी का कटाव होगा, और वर्षा कम होगी, वर्षा में कमी होगी, और ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, अन्य जीवों का आवास भी नष्ट हो जाएगा। कई सारे आप लिख सकते हैं। फिर अगला है मंगोल जड़ता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मंगोलियन जड़ता जो है ये वास्तव में डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। तो जो हमारी 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है, जो हमारी 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है, उस जोड़ी में 2 गुणसूत्र की जगह पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी होने के कारण मंगोलियन जड़ता हो जाती है। इसमें जो बच्चे होते हैं मंद बुद्धि हो जाते हैं, मंद बुद्धि, उनकी बुद्धि मंद हो जाती है और शारीरिक रूप से असामान्य हो जाते हैं। उनका चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है, इसीलिए डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ बुद्धता भी कहा जाता है।
तो मंगोलियन जड़बुद्धा या फिर डाउन सिंड्रोम हो, टर्नर सिंड्रोम हो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो, सभी सिंड्रोम पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड हैं। आप लोग जाइए यूट्यूब के सर्च बॉक्स में लिखिएगा सिंड्रोम और स्पेस छोड़िए बायोलॉजी साइंसेस के वीडियो आ जाएगा। आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, सब कुछ समझाया हुआ है चित्र सहित। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है वायु परागण से क्या तात्पर्य है? वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं लिखिए। तो वायु परागण ऐसे पुष्प जिनमें वायु के द्वारा परागण होता है। एक पुष्प से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प तक वायु के माध्यम से जाते हैं, उसे वायु परागण कहा जाता है। और इसे ही एनीमोफिली भी कहते हैं, एनीमोफिली भी कहा जाता है वायु परागण को। अब कहा गया है कि इसकी विशेषताएं लिखिए। तो आप बता दीजिए कि जो वायु परागण होता है उसमें पुष्प कैसे होंगे? पुष्प छोटे छोटे होंगे, रंगहीन पुष्प होंगे और सुगंध भी नहीं होगी, सुगंध ना हो, मकरंद भी ना हो, मकरंद भी ना हो, परागकण हल्के हो, परागकण हल्के होंगे तभी तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जाएंगे, सूखे होने चाहिए। तो ये सारी विशेषताएं हो जाएंगी और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर अगला है खा नंबर, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। प्रतिजीविता, सहोपकारिता, आदि सहयोग। तो जो प्रतिजीविता होती है तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई एक जीवधारी है, एक जीव के द्वारा स्रावित कुछ रसायन, इसने कुछ रसायनों को स्रावित किया, रसायन स्रावित किया, तो ये दूसरा जो जीव होता है इसकी वृद्धि को रोक देते हैं, इसकी वृद्धि को रोक देते हैं। एक जीव के द्वारा कुछ रसायन दूसरे जीव की वृद्धि को रोक देते हैं या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसे ही क्या कहा जाता है? प्रतिजीविता कहा जाता है। जैसे पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। फिर अगला है सहोपकारिता। तो इसमें क्या होता है? ये अंतःक्रिया होती है एक तरह से, और इसमें कोई दो जीवधारी होते हैं, दोनों एक दूसरे के रहने के लिए, खाने के लिए, आवास, हर चीज के लिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं और दोनों ही को लाभ होता है। जैसे लाइकेन व साइकस की प्रवालाभी जड़ें। फिर अगला है आद्य सहयोग। तो इसमें कोई दो जीवधारी जैसे हैं तो दोनों जीवों को लाभ होता है, लेकिन एक जीव दूसरे जीव के बिना भी रह सकता है, यानी कि उनका साथ रहना अनिवार्य नहीं होता है। दोनों का लाभ हो रहा है, रह रहे हैं, लेकिन अगर एक जीव जा रहा है तो दूसरे की कोई हानि नहीं होगी, उनका साथ रहना कोई अनिवार्य नहीं होगा। इस तरह से बताएंगे। फिर अगला है अपूर्ण प्रभाविता क्या है? इसकी खोज किसने की थी? तो देखिए, जो अपूर्ण प्रभाविता है इसको यहां पर हम समझ लेते हैं परिभाषा के रूप में कि जब F1 पीढ़ी में कोई भी लक्षण पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता, उसके बीच का मिलता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही कहा जाता है अपूर्ण प्रभाविता। आपको अलग पेज पर बताते हैं। जैसे इसमें सफेद फूल हैं और इधर लाल फूल हैं, दोनों के बीच क्रॉस कराया गया तो गुलाबी फूल आ गया। गुलाबी फूल ना तो ये अपना प्रभाव दिखा पाया, ना तो ये अपना प्रभाव दिखा पाया, तो यहां पर इसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। इसीलिए यहां पर कहा गया था कि जब F1 पीढ़ी में कोई भी लक्षण पूरी तरह से प्रभावी ना हो तो उसे ही क्या कहा जाता है? उसके बीच का आता है तो उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। और इसकी खोज कार्ल कोरेंस ने की थी। कार्ल कोरेंस ने इसकी खोज की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर अगला है जीएम फसलें क्या हैं? जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में बताना है। तो अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें ही जीएम फसलें होती हैं, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित। और इनके लाभ क्या होते हैं? तो ये कीट प्रतिरोधी होती हैं, और पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, उपजाऊ अधिक होता है। जैसे बता दीजिए गोल्डन राइस उदाहरण दे दीजिए। फिर अगला है मासिक चक्र के दौरान गर्भाशय की दीवार में क्या परिवर्तन आते हैं? मासिक चक्र यानी एमसी के दौरान गर्भाशय की दीवार में क्या परिवर्तन आते हैं? तो देखिए, जो उसकी एंडोमेट्रियम होती है,
मैट्रियम होती है, गर्भाशय की जो आंतरिक परत है उसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है। तो उसकी जो एंडोमेट्रियम होती है वो मोटी हो जाती है, मोटी हो जाती है। गर्भाशय के दौरान एंडोमेट्रियम मोटी हो जाती है और यदि निषेचन नहीं हुआ, यदि निषेचन नहीं हुआ तो वह परत टूट टूट कर बाहर निकलने लगती है, जिसे एमसी कहा जाता है या मासिक चक्र कहा जाता है। फिर अगला है, एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। एक तालाब है, उसके पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटक, तो देखिए पहले तो जैविक घटक होंगे, जैविक घटक, और दूसरे होंगे अजैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक में आप पादप से लेकर के, पादप हैं, जंतु हैं और सूक्ष्म जीव हैं, ये सभी जैविक घटक में आ जाएंगे। अजैविक घटक में जैसे जल है, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश है, O2 है, आदि आ जाएंगे। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताना रहेगा क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न रोगों के रोग कारक के नाम बताइए। रोग कारक, तो मलेरिया रोग का कारक क्या होगा? प्लाज्मोडियम। ये संघ प्रोटोजोआ का जंतु होता है जो मलेरिया रोग पैदा करता है। और फैलता कैसे है मलेरिया रोग? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलता है। फिर अगला है सुजाक, तो इसका हो जाएगा नर्सेरिया, नर्सेरिया। गोनोरियाई, गोनोरियाई ये हो जाएगा। फिर है अफ्रीकी निद्रा रोग, तो ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियन से होता है। ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ संघ का जंतु ये भी है, गैम्बियंस, गैम्बियंस से होगा। जो फील पांव है, फील पांव नामक रोग जो होता है ये वाउचेरेरिया, चेरेरिया, वाउचेरेरिया ब्रैंकॉफ्टाई से होता है। और जो दाद रोग है ये ट्राइकोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन माइक्रोस्पोरम आदि कवकों से होता है, माइक्रोस्पोरम आदि कवकों से होगा। जो पोलियो है ये पोलियो वायरस से होगा, पोलियो वायरस से होगा। इस तरह से लिख देंगे और आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जीनी अपवहन क्या है? इससे संबंधित 2 घटनाओं के केवल नाम बताइए। तो देखिए बता दें, जीनी अपवहन पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, फिर भी आपको बता देते हैं कि किसी छोटी जनसंख्या में एलील आवृत्ति में अचानक होने वाला परिवर्तन जीनी अपवहन कहलाता है या जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। अगर आप लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट या जीनी अपवहन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने चित्र सहित बहुत ही आसान भाषा में समझाया हुआ है, आप एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। जाकर के उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, तुरंत समझ में आएगा। जिसमें मैंने बताया था कि फाउंडर प्रभाव क्या है, फाउंडर प्रभाव बताया था, बोतल नेक प्रभाव बताया था, बोतल नेक प्रभाव वो सब उसी में है, जाकर के समझिए, देखिए। फिर अगला है, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? जीन चिकित्सा द्वारा इसका उपचार किस प्रकार संभव है? सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो देखिए आपको बता दें, यह एक आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग होता है। जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है एक आनुवांशिक रोग है जो फेफड़ों और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक आनुवांशिक रोग है जो फेफड़ों और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। और इसका उपचार कैसे किया जाता है? तो जीन चिकित्सा विधि से किया जाता है। जैसे कोई जीन है जिससे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो रहा है, उस जीन को कट करके वहां से निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पर दूसरा कार्यात्मक जीन डाल दिया जाता है, कार्यात्मक जीन डाल देते हैं। इस तरह से इसका उपचार किया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम, क्राइडू-चैट सिंड्रोम, मैंने भी आपको बताया था ऊपर, जितने भी सिंड्रोम हैं हमारे चैनल में अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। फिलहाल जो टर्नर सिंड्रोम है ये ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनमें एक एक्स गुणसूत्र कम हो जाता है। जो
लिंग गुणसूत्र होते हैं XX, उसमें एक X गुणसूत्र कम हो जाता है, उसकी जगह पर 0 हो जाता है। एक गुणसूत्र की कमी हो गई, इसलिए गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। तो इसके बारे में डिटेल्स जानने के हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। फिर अगला है क्राई डू चैट सिंड्रोम। तो इसमें जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र की 5 नंबर का गुणसूत्र है, उसमें छोटी भुजा का एक विलोपन हो जाता है। जैसे ये है तो एक भुजा गायब हो जाती है, ये वाली एक भुजा यहां से जैसे यहां है तो ये भुजा ही खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है, छोटी भुजा का विलोपन हो जाता है, तो क्राइडू चैट सिंड्रोम कहा जाता है। और फिर अगला क्वेश्चन है क्रो-मैग्नन मानव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, जो क्रो-मैग्नन मानव है, जो निएंडरथल मानव है, ये सभी मानव हमारे चैनल में चित्र सहित अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें, जो क्रो-मैग्नन मानव है, आधुनिक मानव के निकट पूर्वज थे, आधुनिक मानव के निकट पूर्वज, और इनका जो मस्तिष्क का वो क्षमता थी वो 1650 सीसी थी, और ये गुफाओं में रहते थे और चित्रकारी करते थे, चित्रकारी करना भी इनको आता था। फिर अगला है खाद्य उत्पादों के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो खाद्य में यानी कि खाने पीने की चीजों में तो आप बता सकते हैं कि जैसे लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है, ये दूध से दही बनाता है, दूध से दही बनाने का कार्य करता है। और इसी तरह से जो ईस्ट होता है, सूक्ष्म जीव ईस्ट, ये ब्रेड इसकी सहायता से बनती है, और इसी की सहायता से शराब भी बनती है, सैक्रोमाइसिस सेरेबिसिस से, तो ब्रेड भी बनती है और शराब भी बनती है। और इसी तरह से अगर पेनिसिलियम से देखा जाए तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है। इस तरह से आप बता देंगे। फिर लॉन्ग क्वेश्चन पर आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर का होता है, और इन तीनों में अथवा अथवा लगे होते हैं, 5-5 नंबर के होते हैं। तो देखिए, इसमें से जो पहला है, जैव विकास के संदर्भ में दिए गए डार्विन के मत का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। अगर ये नहीं जानते हैं तो मानव में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये दोनों ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जरूर इनको तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डार्विन का मत यानी डार्विनवाद यानी डार्विनिज्म हमारे चैनल में अपलोडेड है, और क्लास 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है डार्विनवाद। अगर वो नहीं आता है तो प्रोटीन संश्लेषण भी हमारे चैनल में अपलोडेड है, नोट्स भी मैंने दे रखा अच्छे से कि कैसे आपको नंबर प्राप्त हो, आप जाकर के अच्छी तरीके से देखिए, सर्च कीजिएगा यूट्यूब सर्च बॉक्स में प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि, आगे लिखिएगा बायोलॉजी साइंसेस के, इंटर कीजिए, आ जाएगा। तो इसमें देखिए, जो डार्विन का मत था, इन्होंने बताया था कि जो जिराफ होते हैं, जिराफ की गर्दन का लंबा होना, उसके बारे में कुछ बताया था इन्होंने, कि जो जिराफ की गर्दन थी वो पहले से ही कुछ लंबे गर्दन वाले थे, कुछ छोटी गर्दन वाले थे, जो लंबी गर्दन वाले थे वो बचे रहे, छोटी गर्दन वाले मर गए, इस तरह से इन्होंने बताया था। कुल मिलाकर के इन्होंने प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के अनुसार अपने मत दिए थे, और इन्होंने कहा था कि जीव वातावरण के जो अनुकूल हो जाते हैं वो जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं, और जो उसके अनुकूल नहीं हो पाते हैं वो मर जाते हैं, इस तरह से था। और फिर चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी बताना है। अगर ये नहीं क्वेश्चन आता है तो बताएंगे प्रोकैरियोटिक जीवों में mRNA निर्माण के विभिन्न चरण। तो देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने बताया हुआ है इंसुलिन उत्पादन, बहुत ही आसान तरीके से इंसुलिन का उत्पादन कैसे किया जाता है, पूरा चरणबद्ध चित्रों के माध्यम से समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के समझिए, देखिए, समझ में आ जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन है पारतंत्र क्या है, इसके प्रमुख घटकों के बारे में बताते हुए तालाब के पारतंत्र का उल्लेख कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पारतंत्र, आप तैयार कर लीजिए, परीक्षा में आ सकता है पारतंत्र। और अगर ये क्वेश्चन नहीं करते हैं तो मानव के नरजनन तंत्र, नर और मादा दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज्यादा, इनके बारे में तैयार कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से समस्त क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, आशा है आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।